विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद रोशन सर में। विद्यार्थियों आज हम शुरू कर रहे हैं। हमारा जो अध्याय जो चल रहा था भू संसाधन एवं कृषि, उसी से संबंधित जो आगे की जो बात थी हमारी, उसको हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। और आज का जो क्लास है उस क्लास के अंदर हम मुख्य रूप से समझेंगे साझा संपत्ति संसाधन, यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज ये क्या होते हैं, इनका महत्व क्या है, उनको समझेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे भारत में कृषि भू उपयोग जो हो रहा है उसको हम समझेंगे। और फिर हम देखेंगे समस्त कृषि भूमि जो संसाधन है उसमें हम कौन कौन सी भूमियों को शामिल करते हैं वो देखेंगे। और भूमि बचत प्रौद्योगिकी क्या होती है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और लास्ट में हम चलते चलते ये देखेंगे कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है। तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपको अवश्य देखना है। और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आपको लाइक बटन भी दबा देना है। आइए विद्यार्थियों अब शुरुआत करते हैं हम हमारी बात को, आज की बात को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साझा संपत्ति संसाधन क्या होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम भूमि को स्वामित्व के आधार पर दो वर्गों में बांटते हैं, यानी कि भूमि का स्वामी कौन है उस स्वामित्व के आधार पर हम भूमि को कितने वर्गों में बांटते हैं विद्यार्थियों, दो वर्गों के अंदर बांटते हैं। कौन कौन से वर्ग हैं दोनों, एक तो है निजी संपत्ति और दूसरा कौन सा होता है, साझा संपत्ति संसाधन होते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं, एक तो होती है निजी संपत्ति और दूसरा कौन सा होता है, साझा संपत्ति संसाधन। तो भूमि को स्वामित्व के आधार पर हमने दो वर्गों के अंदर बांटा है, एक निजी संपत्ति है और एक साझा संपत्ति संसाधन है। निजी संपत्ति विद्यार्थियों आपको पता है कि ये किसी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हो सकती है, किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होती है, या एक समूह के अधिकार क्षेत्र में ऐसी भूमि हो सकती है। ऐसी भूमि क्या कहलाती है विद्यार्थियों, निजी भू संपत्ति कहलाती है। ठीक है। दूसरी जो भू संपत्ति है वो क्या है, साझा संपत्ति है। दूसरी जो भूमि है, दूसरे वर्ग की जो भूमि है वो गांव के आसपास या फिर शहर के आसपास ऐसी भूमि होती है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है। ये कौन सी भूमि होती है, सार्वजनिक उपयोग के लिए साझा संपत्ति। इसके ऊपर या तो किसी स्थानीय सरकार का, जैसे ग्राम पंचायत का अधिकार हो सकता है, या फिर सरकार का अधिकार ऐसी भूमियों के ऊपर होता है। ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, साझा संपत्ति संसाधन, यानी कि इसके ऊपर सभी लोगों का क्या होता है, अधिकार होता है। तो ऐसी भूमि जिसके ऊपर सभी, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमि होती है जिसके ऊपर सरकार का अधिकार होता है, ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, साझा संपत्ति संसाधन इनको हम कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, इनको साझा संपत्ति संसाधन हम इनको कहते हैं। और ये जो साझा संपत्ति संसाधन है, ये इसका जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, तो साझा संपत्ति संसाधनों का जो उपयोग है वो जो पशु हैं, पशुओं के लिए चारा का उत्पादन वहाँ से हो सकता है, या फिर जो आवारा जो पशु हैं उनके चरने के लिए स्थान यह हो सकता है, गायों के लिए चरने के स्थान हो सकता है, भैंसों का चरने के लिए स्थान हो सकता है। तो ऐसा स्थान जो सार्वजनिक रूप से सबके लिए होता है, वहाँ पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है, केवल किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। तो पशुओं के लिए चारा यहाँ से उगाया जा सकता है, या फिर यहाँ से आपका लकड़ी का उत्पादन, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ईंधन के रूप में जो लकड़ी है उस लकड़ी का उपयोग यहाँ से किया जा सकता है, या लकड़ी वहाँ से प्राप्त की जा सकती है। या इसके अलावा जो अन्य जो उत्पाद हैं, कुछ ऐसे वृक्ष वहाँ पर उगाए जा सकते हैं जो फलदार हो, रेशेदार हो। तो ऐसे फलों का ऐसे जो बाग हैं, ऐसे बाग ऐसे क्षेत्रों के अंदर लगाए जा सकते हैं साझा संपत्ति संसाधनों में, जिनके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, जिनके ऊपर पूरे समाज का क्या होता है, अधिकार होता है। तो ऐसी जो भूमि होती है वो साझा संपत्ति संसाधन होती है। अब ये जो साझा संपत्ति संसाधन जो होते हैं विद्यार्थियों, ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये बड़े ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, क्योंकि इस साझा संपत्ति संसाधन पे आपको पता है कि ये पशुओं के लिए चारा यहाँ से मिल सकता है। दूसरा, यहाँ से ईंधन के रूप में महिलाओं को लकड़ी वगैरह मिल सकती है। तो इस प्रकार की जो भूमि होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और विशेष रूप से ऐसे जो लोग गांव के अंदर होते हैं जो भूमिहीन होते हैं, यानी कि जिनके पास में कृषि भूमि नहीं होती है, किसी भी प्रकार की भूमि नहीं होती है, उन लोगों के लिए इस प्रकार की जो साझा संपत्ति होती है गांव की, वो संपत्ति उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे ही जैसे मान लो कि कोई जोहड़ हो सकता है, कोई तालाब हो सकता है, कोई वनीय क्षेत्र होता है, कोई खाली पड़ा हुआ क्षेत्र होता है, वो सारे के सारे साझा संपत्ति संसाधन होते हैं। अब ऐसे क्षेत्रों के ऊपर, ऐसे संसाधनों के ऊपर सभी का, चाहे
कोई भूमिहीन व्यक्ति हो, चाहे कोई भूस्वामी व्यक्ति हो, सभी का उसके ऊपर क्या होता है, अधिकार होता है। लेकिन ऐसी भूमि का जो फायदा है वो ऐसे लोगों को मिलता है जो भूमिहीन है या भू संसाधन जिनके पास में नहीं है, उन लोगों के लिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर प्राप्त जो लोग निर्भर होते हैं, उन लोगों के लिए इस प्रकार के संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। फिर हम बात करें कि महिलाओं के लिए इन भूमियों का विशेष महत्व होता है। किनके लिए इनका विशेष महत्व होता है विद्यार्थियों? महिलाओं के लिए ऐसी भूमि का विशेष महत्व होता है। और क्यों होता है? क्योंकि ग्रामीण इलाकों के अंदर आपको पता है विद्यार्थियों, चारा व ईंधन लकड़ी के एकत्रीकरण की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? महिलाओं की होती है। यानी कि चारा, पशुओं के लिए चारा एकत्रित करने का जो कार्य है वो महिलाओं के द्वारा अत्यधिक किया जाता है। और जो चारा एकत्रीकरण का महिलाओं के पास में हो गया, और ईंधन के लिए लकड़ियां वगैरह चुनने का जो कार्य है वो भी कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। तो इस प्रकार की जो साझा संपत्ति होती है वो ऐसी महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तो महिलाओं के लिए भी ऐसी भूमि विशेष महत्व रखती है। और अगर हम आगे बात करें कि जो महिलाएं जो होती हैं जिनके पास में जिन गाँवों के पास में ऐसी साझा संपत्ति नहीं होती है, अगर ऐसी संपत्ति नहीं है किसी गांव के पास में, तो महिलाओं को अत्यधिक दूरी तक ट्रैवल करना पड़ता है या अत्यधिक दूरी से उनको पशुओं के लिए चारा और ईंधन के लिए लकड़ी उनको लाना पड़ता है। तो वो उनके लिए क्या हो जाता है? परेशानी का कारण हो जाता है। इसलिए प्रत्येक गाँव के पास में ऐसी भूमि होना जरूरी होता है। लेकिन आपको पता है कि ऐसी भूमि प्रत्येक गाँव के पास तो है, लेकिन धीरे धीरे उनके ऊपर भूमाफियाओं का क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है। और धीरे धीरे उस भूमि की जो मात्रा है वो क्या होने लग जाती है विद्यार्थियों? कम होने लग जाती है। क्योंकि आसपास जहां पर इस प्रकार की भूमि होती है, साझा संपत्ति जो भूमि होती है, उसके ऊपर आसपास के जो भूस्वामी होते हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। इसकी वजह से इस प्रकार की जो साझा संपत्ति है वो धीरे धीरे उनका आकार क्या होने लग जाता है? घटने लग जाता है, जो बिल्कुल ही गलत बात है। अगर ये साझा संपत्ति गांव की रहे तो गांव के जो भूमिहीन जो किसान होते हैं उनके लिए इस प्रकार की भूमि अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, और महिलाओं के लिए तो इस प्रकार की भूमि अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन, साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, साझा संपत्ति जो संसाधन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? इनको सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन इनको हम कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न पूछ ले कि साझा संपत्ति संसाधनों को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भाई? सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी इनको कहा जाता है। या फिर ये कह दें खालिस्तान को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है, तब बताओ आंसर क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जाए तो भी आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो भूमि होती है, सार्वजनिक स्थान, साझा संपत्ति, सामुदायिक वन है, चरागाह है, इस प्रकार के ग्रामीण जलीय क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थान साझा संपत्ति संसाधन के ऐसे उदाहरण हैं जिनका उपयोग एक परिवार से बड़ी इकाई करती है। यानी कि ऐसी जो संपत्ति होती है जो सार्वजनिक क्षेत्र की होती है गांव की, उसका उपयोग कोई एक परिवार नहीं करता, जबकि उसका जो उपयोग है पूरा गांव मिलकर के उसका उपयोग करता है। ठीक है, और उसके प्रबंधन का जो दायित्व होता है, उसके संरक्षण का जो दायित्व होता है वो भी पूरे गांव का ही होता है। तो ऐसी संपत्ति को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। तो अगर छोटा प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि साझा संपत्ति संसाधन क्या होते हैं, तो विद्यार्थियों आपको बड़े आसानी से सरल शब्दों के अंदर आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारत में कृषि भू उपयोग की। देखो, भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक होता है जिनकी आजीविका पूरे तरीके से किसके ऊपर निर्भर होती है भाई? कृषि के ऊपर निर्भर होती है। भाई भू संसाधन जो है, उन भू संसाधनों का जो महत्व है वो उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी पूरी आजीविका ही किसके ऊपर निर्भर होती है विद्यार्थियों? कृषि के ऊपर निर्भर होती है। और कृषि के ऊपर निर्भर होने की वजह से इन लोगों का जो पूरा जीवन यापन है वो पूरा का पूरा ही किस पे होता है? कृषि पर ही निर्भर होता है। फिर हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स में, द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतया भूमि पर आधारित होती है। कृषि किसके ऊपर आधारित होती है? पूर्णतया भूमि के ऊपर आधारित होती है। यानी कि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं जो होती हैं उनका जो आधार है वो फिर भी भूमि नहीं होता है, लेकिन जो लोग कृषि के ऊपर ही पूरे तरीके से निर्भर हैं उनका लिए तो पूर्णतया भूमि पर ही आधारित उनकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतः ही किस पर निर्भर होती है विद्यार्थियों? भूमि पर निर्भर होती है।
ठीक है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों के इसके योगदान से अधिक है। अन्य सेक्टर जो हम देख रहे हैं, द्वितीयक तृतीयक सेक्टर, उनकी अपेक्षा कृषि में जो भूमि का जो योगदान है वो सर्वाधिक है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ किससे संबंधित है विद्यार्थियों? गरीबी से संबंधित है। गांव के अंदर जिस व्यक्ति के पास में भूमि नहीं होती है तो ये माना जाता है कि वह व्यक्ति क्या है? गरीब है, क्योंकि वहाँ के अधिकांश लोगों का जो जीवन यापन है वो किसके ऊपर निर्भर होता है विद्यार्थियों? कृषि भूमि के ऊपर निर्भर होता है। जबकि द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के अंदर कृषि भूमि की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, उनका जो जीवन यापन है वो अन्य कार्य जो होते हैं उनके ऊपर निर्भर होता है। फिर आगे देखते हैं हम, भूमि की जो गुणवत्ता है वो कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है जो अन्य कार्यों में नहीं करती है। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है, आप इस लाइन को भी समझना। क्या है? देखो, भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है, यानी कि भूमि की जो उत्पादन क्षमता है, भूमि की जो गुणवत्ता है वो किसको प्रभावित करती है विद्यार्थियों? कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है। यानी कि भूमि की उत्पादन क्षमता जितनी अच्छी होगी, कृषि उत्पादन उसके अंदर से उतना ही अधिक होगा, और किसान की जो समृद्धि है वो उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। अगर कृषि की उत्पादकता या कृषि की जो गुणवत्ता है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो कम है, तो फिर उसके अंदर से उत्पादन भी क्या होता है? कम होता है। और ऐसा केवल कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है आपको? कृषि क्षेत्र के अंदर ही ऐसा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है कृषि क्षेत्र के अंदर? क्योंकि कृषि से संबंधित जो व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए होते हैं उनका पूरा आधार ही उनका कृषि है। लेकिन दूसरे जो क्षेत्र हैं, क्या कह रहा है? अन्य कार्यों में नहीं है। दूसरे क्षेत्रों में यानी कि द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के अंदर भूमि की जो गुणवत्ता होती है उसका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे मान लो कोई उद्योग धंधे लगा दिए, अब उद्योग धंधा जिस भूमि के ऊपर लगाया है, क्या वहाँ की मिट्टी की उत्पादकता से उस उद्योग का कोई लेना देना है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उद्योग के अंदर जो उत्पादन हो रहा है वो अन्य तरीके से हो रहा है, या अन्य बहुत सारे कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन जिस भूमि के ऊपर वह लगाया गया है उद्योग, उस भूमि की उत्पादकता से उस उद्योग का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसीलिए देखो क्या है कि भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को क्या करती है विद्यार्थियों? प्रभावित करती है, जो अन्य कार्यों में नहीं है। यानी कि द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलापों में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उन कार्यों के लिए भूमि की गुणवत्ता का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है। तीसरा देखते हैं अपन, ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त क्या है? सामाजिक मूल्य भी है। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भू स्वामित्व का जो आर्थिक मूल्य है, आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त भी सामाजिक मूल्य भी है। देखो, गाँव के अंदर हम देखते हैं कि जिन व्यक्तियों के पास में ज़मीनें नहीं हैं उनको गरीब समझा जाता है, या फिर जो जिनके पास में ज़मीनें ज़्यादा होती हैं उनका जो सामाजिक जो वैल्यू होती है उनकी वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें भू स्वामित्व का जो आर्थिक मूल्य है, भू स्वामित्व का जो आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त क्या होता है? सामाजिक मूल्य भी होता है। और ये जो भूमि जो होती है ये उनकी प्राकृतिक रूप से उनकी सहायता भी करती है, और आपदाओं के समय भी इस प्रकार की जो भूमि है वो उनकी सहायता करती है। आगे हम देखते हैं कि समस्त कृषि भूमि संसाधनों का जो अनुमान है वो निवल बोया गया क्षेत्र, यानी कि समस्त कृषि भूमि संसाधन हम किसे कहते हैं? तो समस्त कृषि भूमि संसाधन के अंदर हम किसे शामिल करते हैं विद्यार्थियों? तो इसकी एक ये याद रखना आपको कि कृषि योग्य जो बंजर भूमि है, पुरातन प्रतिभूमि और वर्तमान प्रतिभूमि और निवल बोया गया क्षेत्र, इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं, कृषि योग्य बंजर भूमि, पुरातन प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि और निवल बोया गया क्षेत्र, अगर इन सब को हम जोड़ देते हैं विद्यार्थियों तो वह क्या बनता है बताओ? समस्त कृषि भूमि संसाधन बनते हैं। यानी कि ऐसी भूमि जो जिसको हम कृषि के लिए काम में ले सकते हैं, तो समस्त कृषि भूमि संसाधन वो कहलाता है। तो कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी कि कृषि योग्य तो है लेकिन अभी क्या है? ये बंजर भूमि है, तो इसको उपयुक्त तकनीकी के माध्यम से हम इसको क्या बना सकते हैं? कृषि योग्य बना सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कृषि योग्य बंजर भूमि हम किसे कहते हैं, क्या होती है कृषि योग्य बंजर भूमि। ऐसे ही आपको बताना है पुरातन प्रतिभूमि हम किसे कहते हैं और वर्तमान प्रतिभूमि हम किसे कहते हैं। ठीक है। तो कृषि योग्य बंजर भूमि, पुरातन प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि और निवल बोया गया क्षेत्र, इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है विद्यार्थियों? समस्त कृषि भूमि संसाधन प्राप्त होता है। यानी कि इतनी भूमियों के ऊपर हम क्या करते हैं? कृषि कार्य कर सकते हैं।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर एक तालिका दे रखी है 5.1 जो तालिका है, उस तालिका को जब हम देखते हैं तो हमें एक बात का पता चलता है, तालिका से एक निष्कर्ष निकलता है कि पिछले वर्षों में समस्त रिपोर्टिंग क्षेत्र से कृषि भूमि का प्रतिशत क्या हुआ है विद्यार्थियों, कम हुआ है। अगर हम उस तालिका को देखते हैं तो उस तालिका में देखते हैं कि कुल जो कृषि भूमि है हमारे पास में, कुल जो कृषि क्षेत्र है उसकी मात्रा में क्या हुई है, कमी हुई है, उसकी प्रतिशत मात्रा में क्या हुई है, कमी हुई है। तो ये तालिका के आधार पर आपको ये निष्कर्ष याद रखना है कि पिछले वर्षों में समस्त रिपोर्टिंग क्षेत्र से कृषि भूमि का प्रतिशत क्या हुआ है विद्यार्थियों, कम हुआ है। एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है विद्यार्थियों कि रिपोर्टिंग क्षेत्र तो कम हो रहा है और कृषि के लिए जो उपलब्ध जो भूमि है हमारे पास में, वो उपलब्ध भूमि भी हमारे पास में विद्यार्थियों क्या है, सीमित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भूमि हमारे पास में है, यानी कि जो देश के पास में भूमि है कृषि कार्यों के लिए, वो भूमि की मात्रा तो क्या है, सीमित है। लेकिन जनसंख्या क्या होती जा रही है विद्यार्थियों, बढ़ती जा रही है। और जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या होगा कि भूमि के ऊपर दबाव क्या होगा, बढ़ेगा। कृषि भूमि के ऊपर दबाव क्या होगा, बढ़ेगा। अब कृषि भूमि के ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब उन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जिनकी वजह से क्या हो कि जो कृषि उत्पादकता है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। या फिर इस प्रकार के जो कार्य हैं, कृषि भूमि जो है वो क्षेत्र तो नहीं बढ़ सकता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, भूमि बचत प्रौद्योगिकी को अपना सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये भूमि बचत प्रौद्योगिकी क्या होती है उसको भी हम समझेंगे अभी डिटेल से कि क्या होती है भूमि बचत प्रौद्योगिकी। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि भूमि की जो मात्रा है, भूमि तो बढ़ नहीं सकती है, भूमि तो उतनी है, लेकिन जनसंख्या का आकार बढ़ रहा है। जनसंख्या के आकार के साथ में खाद्यान्न की मांग बढ़ रही है और खाद्यान्न की मांग बढ़ने के साथ में बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा, जब भूमि नहीं बढ़ा सकते हैं हम, तो हम क्या करें, कौन सा तरीका अपनाएंगे, भूमि बचत का तरीका अपनाएंगे। कौन सा तरीका अपनाएंगे विद्यार्थियों, भूमि बचत का तरीका अपनाएंगे या भूमि बचत की प्रौद्योगिकी को हम अपनाएंगे। अब ये भूमि बचत की जो प्रौद्योगिकी है ये विद्यार्थियों क्या होती है, हम इसको देखेंगे। तो भूमि बचत की जो प्रौद्योगिकी, हम उसको दो प्रकार से भूमि बचत कर सकते हैं। तो वो दोनों प्रकार कौन से हैं इसके देखते हैं हम। दो तरीके से हम भूमि बचत कर सकते हैं। पहला तो क्या है, प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, यानी कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करें, ऐसी प्रौद्योगिकी को विकसित करें जिसकी वजह से प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष की उत्पादकता को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। आपको पता है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय प्रति इकाई भूमि पर फसल का उत्पादन क्या होता था, बहुत ही कम होता था। फिर एक क्रांति आई, हरित क्रांति, जिसको आप जिसके नाम से जानते हैं, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो हरित क्रांति के द्वारा ऐसे बीजों का प्रयोग किया गया जिसकी वजह से फसल विशेष के उत्पादन में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। अब भूमि को तो नहीं बढ़ा सकते अपन, लेकिन ऐसे बीजों का, उन्नत बीजों का हम प्रयोग करें, ऐसी किस्मों का प्रयोग करें, ऐसी तकनीक का प्रयोग करें जिसकी वजह से फसल विशेष के उत्पादन में ही क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो भूमि बचत, अब मान लो भूमि तो नहीं बढ़ी लेकिन हमने फसल विशेष का उत्पादन बढ़ा दिया, तो फिर क्या हो गया, भूमि की बचत हो गई। तो इस प्रकार की जो प्रौद्योगिकी होती है वो भूमि बचत प्रौद्योगिकी होती है। तो पहला जो कारण है, पहला जो तरीका है भूमि बचत करने का, वो तरीका आपको पता। दूसरा जो तरीका है वो क्या कर सकते हैं अपन, वह प्रौद्योगिकी जो एक कृषि वर्ष में गहन भू उपयोग, भूमि का उपयोग हमें कैसे करना है विद्यार्थियों, गहनता से हमें भूमि का उत्पादन करना है, भू उपयोग करना है, ताकि सभी फसलों का उत्पादन क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो पहला तरीका तो क्या है भूमि बचत का, कि फसल विशेष की उत्पादकता को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए, ऐसे उन्नत किस्मों का प्रयोग किया जाए ताकि फसल विशेष की उत्पादकता में क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए। दूसरी जो प्रौद्योगिकी है वो कौन सी अपना सकते हैं कि एक कृषि वर्ष में, कौन से, एक कृषि वर्ष के अंदर गहन भू उपयोग से, यानी कि भूमि का जो उपयोग है वो गहनता से हम करें। जिन खेतों के अंदर हम एक फसल ले रहे थे उन खेतों के अंदर हम 2 फसल 3 फसल लें, यानी कि गहनता से पूरे साल हम खेती का कार्य करें। तो उस तरीके से हम सभी फसलों का उत्पादन को क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों, बढ़ा सकते हैं। तो ये दो जो प्रौद्योगिकी हैं, इन 2 प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके हम भूमि की बचत कर सकते हैं।
और वैसे तो भूमि नहीं बढ़ सकती है, लेकिन इन दो तरीकों से या इन भूमि बचत की जो प्रौद्योगिकियों को अपना करके हम उत्पादन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पहला तो है कि किसी फसल विशेष के उत्पादन को बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ेगी? उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करेंगे, उन्नत तकनीक का प्रयोग करेंगे, कृषि वैज्ञानिक विधि से हम कृषि कार्य करेंगे, तो ऐसे ये फसल विशेष की उत्पादकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या अपना सकते हैं अपन, वो उस प्रौद्योगिकी को अपना सकते हैं जिससे भूमि का उपयोग जो है वो क्या किया जा सके, गहनता से किया जा सके। यानी कि पहले जिस खेत के अंदर एक ही फसल ली जा रही थी पूरे वर्ष में, अब उस इस प्रकार की तकनीक हमने विकसित कर ली ताकि उसी भूमि से हम 2-3 बार क्या कर सकें, साल के अंदर खेती कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भूमि बचत प्रौद्योगिकी को अपना सकते हैं। अभी तक की जो बात है हमारी, वो आपको बड़े सरलता से आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको इतनी बातें समझ में आई हैं तो आप लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो आने वाले जो वीडियो हैं वो सब आपको मिल सकें। आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था अभी कि कृषि योग्य बंजर भूमि हम किसे कहते हैं, पुरातन प्रतिभूमि क्या होती है, वर्तमान प्रतिभूमि क्या होती है, इन सब के बारे में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक कृषि गहनता का जो सूत्र है, या हमने यहाँ पर बात की कि भूमि को गहन तरीके से उपयोग करना है हमें, तो भूमि की जो गहनता है, कृषि की जो गहनता है, उसको हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो उसका एक सूत्र यहाँ पर दे रखा है। क्या है विद्यार्थियों, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा सीधा ही प्रश्न पूछ ले कि कृषि गहनता का सूत्र क्या होता है, एबेसेदा वाले प्रश्नों के अंदर पूछ ले, या फिर जो हमारे जो छोटे प्रश्न आते हैं उस छोटे प्रश्न में पूछ ले कि कृषि गहनता का सूत्र लिखिए, कृषि गहनता का सूत्र लिखिए। तो हमें बहुत ही आसान भाषा में इसको याद रखना है। क्या है? सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणा 100। एक बार मेरे साथ में बोलिए, कृषि गहनता का सूत्र क्या है? सकल बोया गया क्षेत्र बटे निवल बोया गया क्षेत्र गुणा 100। सकल बोया गया क्षेत्र बटे निवल बोया गया क्षेत्र गुणा 100। तो ये किसका सूत्र है विद्यार्थियों? कृषि गहनता का सूत्र है। तो कृषि गहनता का सूत्र क्या है? सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र गुणा 100। अब हम बात करेंगे कि ये जो सकल बोया गया क्षेत्र है, निवल बोया गया क्षेत्र है, सर इनमें क्या अंतर होता है? देखो, निवल बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो हमने पहले भी देखा था। देखो यहां भी हम कह रहे हैं कि निवल बोया गया क्षेत्र, तो निवल बोया गया क्षेत्र तो कौन सा होता है? वह क्षेत्र जिसके ऊपर फसल उगाई व काटी जाती है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है विद्यार्थियों? निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। क्या कहते हैं हम उस क्षेत्र को? निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र हम उसको कहते हैं। फिर ये सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है? सकल बोए गए क्षेत्र का मतलब होता है कि एक वर्ष में हम उसी क्षेत्र के अंदर कितनी बार फसलें उत्पादित करते हैं, वो क्या कहलाता है? सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। देखो, इसमें एक बार से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को उतनी ही बार जोड़ा जाता है। और इसमें क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है? वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, तो वह तो क्या हो जाएगा? निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो जाएगा। सकल बोया गया क्षेत्र, इसमें एक बार से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को उतनी ही बार जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? सकल बोया गया क्षेत्र है। मुझे पता है आपको ये सकल बोया गया जो क्षेत्र है ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए विद्यार्थियों, इसको हम बड़े ही सरल भाषा में इसको सीखेंगे कि सकल बोया गया क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। आपको पता है विद्यार्थियों कि एक जो कृषि वर्ष होता है, एक कृषि वर्ष के अंदर आपको पता है जो कृषि वर्ष जो चलता है आपका, वो कहाँ से? जुलाई से लेकर के और विद्यार्थियों कब तक चलता है? जून तक चलता है। जुलाई से और जून के बीच में विद्यार्थियों क्या चलता है? एक कृषि वर्ष चलता है। और आपको पता है इन कृषि वर्षों के अंदर हम आगे भी बात करेंगे अध्याय के अंदर, 3 प्रकार की फसलें मुख्य रूप से हमारे भारत के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर की जाती हैं। एक को हम खरीफ की फसल कहते हैं, एक को रबी की फसल कहते हैं और एक को जायद की फसल कहते हैं। तो 3 प्रकार की जो फसलें हैं साल के अंदर बोई जा सकती हैं। उत्तरी भारत की हम बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप एक किसान परिवार से ही हैं और आपके पास में 10 बीघा जमीन है। कितनी? 10 एकड़ जमीन है आपके पास में विद्यार्थियों। कितनी एकड़ जमीन है विद्यार्थियों? 10 एकड़ जमीन है आपके पास में। और इस 10 एकड़ जमीन के ऊपर आप क्या करते हो? कृषि कार्य करते हो। कौन सा कार्य करते हो? कृषि कार्य। यानी कि इस 10 एकड़ के ऊपर आप फसल बोते हो और उगाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र तो कितना हो गया विद्यार्थियों? 10 एकड़ हो गया। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना हो गया? 10 एकड़ हो गया। ठीक है, तो इस 10 एकड़ को तो हम क्या कहेंगे? शुद्ध बोया गया क्षेत्र। यानी कि इतने भाग के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? फसल काट रहे हैं और बो रहे हैं।
बो रहे हैं और काट रहे हैं। तो ये तो क्या हो गया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो गया, या सकल, ये निवल बोया गया क्षेत्र हो गया। अब सकल बोया गया क्षेत्र को कैसे समझ सकते हैं हम, जैसे मान लो कि ये 10 एकड़ जो जमीन थी हमारी, इस 10 एकड़ जमीन के ऊपर हमने खरीफ के मौसम में हमने क्या बो लिया, इसके अंदर बाजरा बोया, और रबी के मौसम में हमने इसके ऊपर क्या बो लिया, सरसों बोली, और जब जायद का मौसम आया तब हमने इसमें क्या लगा दी विद्यार्थियों, चारा फसल लगा दी। कोई क्या लगा दी, चारा फसल लगा दी। अब देखिए अपन, जमीन तो अपने पास में कितनी है, 10 एकड़ ही है, ठीक है, यानी कि एक कृषि वर्ष की हम बात कर रहे हैं। एक कृषि वर्ष में जमीन तो हमारे पास में कितनी है विद्यार्थियों, 10 एकड़ ही है, लेकिन हमने फसलें इसमें कितनी ले ली है, 3 बार हमने इसमें फसलें ले ली। एक साल के अंदर हमने इसमें खरीफ की फसल भी बोई, इसमें रबी की फसल भी बोई, और इसके अंदर किसकी फसल बोई, जायद की फसल भी बोई। तो बाजरा बोया, खरीफ की फसल, सरसों बोई, रबी की फसल, और चारा फसल किसकी है, जायद की फसल है। तो तीनों प्रकार की फसलें हमने इसमें ली हैं, लेकिन हमारे पास में जमीन कितनी है बताओ, 10 एकड़ ही है। अब जब हमने खरीफ की फसल बाजरा बोया, तो बाजरा भी कितने एकड़ में बोया विद्यार्थियों, 10 एकड़ में। सरसों भी कितने एकड़ में बोई, 10 एकड़ में। और चारा फसल भी कितने एकड़ में बोई, 10 एकड़ में बोई। समझ रहे हो कि बात, ठीक है। बाजरा भी कितने में, जितनी बीघा थी हमारे पास में, 10 एकड़ जमीन है हमारे पास में, उस 10 एकड़ में हमने बाजरा बोया, उसी 10 एकड़ में हमने सरसों बोई, उसी 10 एकड़ में हमने क्या बोया, चारा फसलें बोई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जमीन तो क्या है, 10 एकड़ ही है, लेकिन एक वर्ष के अंदर हमने 3 बार फसलें बोली। अब 3 बार फसलें बोलने का मतलब क्या हुआ कि हमने टोटल जो उत्पादन है वो कितना एकड़ में कर लिया विद्यार्थियों, यहां लिख देता हूं मैं। देखिए टोटल जो उत्पादन है, यानी कि एक वर्ष में हमने कितना एकड़ में उत्पादन कर लिया विद्यार्थियों, 30 एकड़ में कर लिया है। कितने एकड़ में कर लिया है, 30 एकड़ में। क्या भूमि बड़ी है क्या यहाँ पे, नहीं, लेकिन हमने जो कृषि जो कार्य है उसको गहनता से कर लिए। तीनों फसलें ले ली हमने, खरीफ भी ले ली, रबी भी ले ली और जायद भी ले ली, यानी कि 10 ये और 10 ये, तो कितने हो गए ये टोटल, 30 एकड़। तो एक वर्ष के अंदर हमने 3 बार फसलें ले ली, मतलब इस सभी को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने से ये कितना आ गया, 30 एकड़ आ गया। अब ये जो 30 एकड़ आया है, इसी को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, इसी को हम कहते हैं सकल बोया गया क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको, सकल बोया गया क्षेत्र है ये क्षेत्र क्या कहलाता है विद्यार्थियों, सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे इसको कि इसमें एक बार से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को उतनी ही बार क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यानी कि एक बार से अधिक बार जब हमने एक कृषि वर्ष के अंदर फसल को बोई है, तो उसको उतनी ही बार क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो 10 एकड़ जमीन थी, लेकिन 10 एकड़ में बाजरा किया, 10 एकड़ में क्या हो गई, सरसों हो गई। यानी कि जब बाजरा कट गया तो बाजरा कटने के बाद में सरसों बो दी, और सरसों बोने के बाद में चारा फसल बो दी। तो 10 10 10 यानी कि टोटल कितना हो गया, 30 एकड़। तो सकल बोया गया क्षेत्र कितना हो गया विद्यार्थियों, 30 एकड़ हो गया। सकल बोया गया क्षेत्र हो गया 30 एकड़। और शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है, शुद्ध बोया मतलब जितनी हमारे पास में जमीन है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो क्या है बताओ, 10 ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सकल बोया गया क्षेत्र हमेशा शुद्ध बोए गए क्षेत्र से क्या होगा, अधिक होगा। सकल बोया गया क्षेत्र हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। आपके खेत के अंदर या आपका जो एरिया है, जिस क्षेत्र के अंदर आप कृषि कार्य करते हो, अगर आपने साल के अंदर एक ही फसल ली, अगर आपने साल में एक ही फसल ली, एक ही फसल लेने का मतलब है कि आपने 10 एकड़ के ऊपर ही क्या किया है, उत्पादन किए हैं, ठीक है। अगर आपने साल में 2 फसलें ले ली, तो 2 फसलें लेने का मतलब है कि 20 एकड़ पे उत्पादन कर लिया। 10 एकड़ में बाजरा बो लिया और 10 एकड़ में क्या बो लिया हमने, सरसों बोली। यानी कि साल एक ही है, लेकिन 2 बार हमने उत्पादन ले लिया साल में, तो उसको 2 बार क्या कर देंगे, उसको हम जोड़ देंगे। और अगर 3 बार फसल उत्पादित की है, तो उसको कितनी बार जोड़ देते हैं हम, 3 बार जोड़ देते हैं। तो आप बड़े आसानी से सकल बोया गया क्षेत्र और निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंदर जो अंतर है उसको समझ सकते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है और सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो आप बड़े सरलता से इसको आपने समझा होगा।
आज की जो महत्वपूर्ण जो क्लास थी हमारी, जिसमें हमने बात किया किसके बारे में, साझा संपत्ति संसाधन हम क्या किसे कहते हैं हम, साझा संपत्ति संसाधन, और इसका जो उपयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है, किन लोगों के लिए यह साझा संपत्ति संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, उन सब के बारे में हमने बात की। फिर हमने साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। फिर भारत में जो कृषि भूमि का जो उपयोग है उसको हमने देखा। भू संसाधनों का जो महत्व है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए अधिक होता है जिनकी आजीविका पूरी रूप से किसके ऊपर निर्भर होती है, कृषि पर ही निर्भर होती है। फिर द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतः किसके ऊपर निर्भर होती है विद्यार्थियों, भूमि पर ही निर्भर होती है। फिर हमने बात की भूमि की जो गुणवत्ता है वो कृषि उत्पादकता को क्या करती है, प्रभावित करती है, जबकि अन्य जो कार्यों हैं उनमें इस का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हमने बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त क्या होता है, सामाजिक मूल्य भी होता है, और जिसके पास में जितनी ज़्यादा जमीन है उसका महत्व गांव के अंदर उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। और फिर हमने बात की समस्त कृषि भूमि संसाधन क्या होता है, समस्त कृषि भूमि संसाधन हम किसे कहते हैं, तो समस्त कृषि भूमि संसाधन के अंदर कृषि योग्य बंजर भूमि, पुरातन भूमि, वर्तमान प्रति और निवल बोया गया क्षेत्र, इन सबको क्या कर देते हैं हम, जोड़ देते हैं, तो हमारे पास में कौन सी आ जाती है, समस्त कृषि भूमि संसाधन आ जाता है। भूमि बचत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हम भूमि को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन भूमि बचत प्रौद्योगिकी को अपना करके हम उत्पादन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो दो प्रकार से हम भूमि बचत प्रौद्योगिकी को अपना सकते हैं, एक फसल विशेष की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, और एक कृषि वर्ष में गहन भू उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, सभी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और फिर लास्ट में कृषि गहनता का जो सूत्र है वो हमने देखा, और सकल बोया गया क्षेत्र और निवल बोया गया क्षेत्र में क्या अंतर होता है ये भी हमने सीखा है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर एक प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना, कृषि गहनता का सूत्र क्या होता है। तो कृषि गहनता का सूत्र क्या होता है ये आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। विद्यार्थियों, आपकी जो परीक्षा की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, आप निरंतर इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं इससे आगे वाला इससे आगे का जो बात है हमारी वो नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे हम, और उसके अंदर भारत के अंदर जो फसल ऋतुएं हैं उनके बारे में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं कि कौन सी फसल ऋतुएं हैं और कौन सी फसल ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए अब इजाज़त, नमस्कार।